आइए दोस्तों, स्वागत है आपका अनमोल डिफेंस एकेडमी में। हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स कक्षा 10, जिसका भाग है आज तीसरा, पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, पार्ट 3 पढ़ रहे हैं तो पार्ट 3 में क्या पढ़ेंगे हम? गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। यानी जो गोलीय दर्पण था हमारा, गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, एक अवतल, दूसरा उत्तल। उससे कैसे प्रतिबिंब बनता है, तो उस प्रतिबिंब से बनने से पहले हम इन किरणों को जानेंगे कि किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर जा रही होगी तो किस तरीके से जाएगी, और यदि वो फोकस से जाएगी तो कहाँ से जाएगी। इस तरीके से ये किरणें का ट्रांसफर हम देखेंगे। उसके बाद में समझ में आएगा गोलीय दर्पण से कैसे प्रतिबिंब बनता है। आइए देखते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर किरण, यानी ये हमारी मुख्य अक्ष थी। हमने पिछले वीडियो में देखा था, ये मुख्य अक्ष थी, ये हमारा पोल था यानी ध्रुव था, ये फोकस बिंदु था F, और ये C जो है वक्रता केंद्र था। तो यदि कोई किरण जो है हमारी, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर ये किरण जा रही है, तो परावर्तन के पश्चात ये फोकस बिंदु से जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है। यानी ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण, ऑफ और अवतल, ऑफ और अंदर। यानी अवतल दर्पण में जो है परावर्तक पृष्ठ कहाँ होता है? अंदर की तरफ होता है। और ऊफ और उत्तल, ऊफ और कोहरा हुआ, ये उत्तल दर्पण है, उसमें जो हमारा परावर्तक पृष्ठ है वो बाहर की तरफ यानी कोहरा हुआ होता है। तो जब इसमें किरण जाती है तो इधर यहाँ, क्योंकि परावर्तक पृष्ठ इसका अंदर की ओर है, तो यहाँ से परावर्तित कर देता है। तो इसमें तो आती है, परावर्तित होकर फोकस बिंदु से किरण जाती है, और जबकि इसमें ये डॉटेड लाइन है, इसमें जाती हुई प्रतीत होती है। यानी उत्तल दर्पण में जाती हुई प्रतीत होती है, जबकि अवतल दर्पण में परावर्तित होकर किरण फोकस बिंदु से जाती है। तो ये पहली बात है, इसको ध्यान रखेंगे। यानी मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण, यानी ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली किरण, प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात, देखिए परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर स्थित फोकस बिंदु से गुजरती है। मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु फोकस बिंदु से होकर गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। तो या तो गुजरती है या फिर गुजरती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, ये अवतल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है। क्लियर हुई बात? ये हमारा बिंदु था, पोल था, ये पोल, ध्रुव जिसको कहते हैं, ये हमारा फोकस बिंदु है, ये हमारा वक्रता केंद्र है। दूसरी बात देखें, अब जो ये मुख्य अक्ष के समांतर किरण जा रही थी वो परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से गुजर गई। इसी तरीके से अब जो दूसरी बात है वो जस्ट इसके उल्टी है। यानी जो किरण फोकस बिंदु से होकर जाएगी, जो किरण फोकस बिंदु से होकर जाएगी, तो अपवर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। बस यही बात है इसमें। यानी ये दोनों आपस में विपरीत हैं, एक को जान लें तो दूसरी हमें आसानी से याद हो जाएगी। यानी फोकस बिंदु से होकर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है या होती हुई प्रतीत होती है। देखिए, ये फोकस बिंदु से किरण जा रही है, फोकस बिंदु से ये किरण गई। अब फोकस बिंदु से किरण जा रही है तो ये परावर्तन के पश्चात ये किरण है जो फोकस बिंदु से होकर जा रही है। देखिए, ये परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इस तरह से ये किरण इस तरीके से गई है। ये हमारा सेंटर है यानी वक्रता केंद्र है, ये फोकस बिंदु है, और ये हमारा पोल यानी कि ध्रुव है। तो ये आपस में दोनों उल्टी हैं। यानी जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी वो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी, और जो किरण फोकस से जाएगी वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। इतनी सी बात थी इन दोनों पॉइंटों के अंदर। आगे देखिए दोस्तों, अगर कोई किरण अविलंब है, देखिए अविलंब किरण है, दोनों ही प्रकार के दर्पणों में वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण। यानी अब तीसरी पॉइंट देखते हैं, अविलंब किरण। यानी कोई किरण अगर अविलंब पर जा रही है, यानी वक्रता केंद्र से गुजर रही है कोई किरण, तो वो परावर्तन के पश्चात पुनः उसी डायरेक्शन में वापस लौट आती है। यानी इस स्थिति में जो आपतन कोण और परावर्तन कोण थे वो शून्य हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ कोई बना ही नहीं। जिस रास्ते से गई किरण उसी रास्ते से फिर से वापस हो गई।
तो दोनों ही प्रकार के दर्पणों में, चाहे वो अवतल दर्पण हो और चाहे उत्तल दर्पण हो, तो पहचान पा रहे होंगे दोस्तों अवतल दर्पण कौन सा है और उत्तल दर्पण कौन सा है। अवतल और अवतल और अंदर की तरफ परावर्तक पृष्ठ हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ऊ फॉर उत्तल और ऊ फॉर ओहरा हुआ पृष्ठ जिसका हो उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। तो दोनों ही प्रकार के दर्पणों में वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात पुनः उसी दिशा में लौट जाती है। इस स्थिति में आपतन तथा परावर्तन कोण का मान शून्य होता है, क्योंकि किरण उसी डायरेक्शन में फिर से लौट के चलेगी। ओके, एक बात और है, चौथी, तिर्यक किरण देखिए, तिर्यक किरण क्या होती है? तिर्यक किरण, जब प्रकाश की किरण दर्पण के परावर्तक तल पर ध्रुव पर आपतित होती है। इस बार जो किरण है वो कहाँ आपतित हो रही है? ध्रुव यानी पोल पर आपतित हो रही है। ये P है, पोल यहाँ आपतित हो रही है। तो परावर्तन के पश्चात जितने एंगल पर ये आई है, मान लो ये 20 डिग्री का एंगल है, तो ये 20 डिग्री के एंगल पर ही परावर्तित हो जाएगी। यानी जितने एंगल पर आई है पोल पर, उतने ही एंगल पर ये इधर परावर्तन के पश्चात परावर्तित हो जाएगी। तो जब प्रकाश की किरण दर्पण के परावर्तक तल पर ध्रुव पर आपतित होती है, तो मुख्य अक्ष के सापेक्ष जितना आपतन कोण, मुख्य अक्ष ये है, इसके सापेक्ष जितना ये आपतन कोण है, ये वाला जितना आपतन कोण बनाती है, उसी के बराबर परावर्तन कोण, उसी के बराबर ये परावर्तन कोण है R, उसी के बराबर परावर्तन कोण पर परावर्तित हो जाती है। यानी जितना इसका आपतन कोण होगा उतना ही इसका परावर्तन कोण होगा, उतने पर परावर्तित हो जाएगी, चाहे वो अवतल दर्पण हो और चाहे वो उत्तल दर्पण हो। तो ये 4 कंडीशन थी। पहली कंडीशन क्या थी हमारी? मुख्य अक्ष के सापेक्ष, मुख्य अक्ष के समांतर किरण आती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजर जाती है, ये पहली कंडीशन थी। दूसरी क्या थी? यदि किरण फोकस से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरी कंडीशन क्या है? जब किरण वक्रता केंद्र से जाती है तो परावर्तन के पश्चात पुनः वक्रता केंद्र की दिशा में ही वापस लौट जाती है। यानी इस स्थिति में आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान शून्य होगा। चौथी कंडीशन क्या है? तिर्यक किरण, यानी जब किरण पोल पर परावर्तित होती है तो परावर्तन के पश्चात जितने एंगल उसका आपतन होता है उतना ही एंगल उसका परावर्तन होता है। यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण I बराबर कोण R। ये 4 कंडीशन थी। इन कंडीशनों के बाद अब देखते हैं हम गोली दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, कहाँ कहाँ वस्तु को रखने पर कैसे कैसे प्रतिबिंब बनते हैं। देखिए दोस्तों, हम देखते हैं अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण, यानी अवतल दर्पण से कैसे कैसे प्रतिबिंब बनते हैं उन्हें हम देखेंगे। तो पहला है जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, यानी ये वस्तु है हमारी A और B, ये कहीं अनंत पर स्थित है तो उसका प्रतिबिंब अवतल दर्पण में देख रहे हैं कैसा बनेगा। तो वस्तु अनंत पर स्थित है, तो देखिए अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था हमने कि जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन के पश्चात वो फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। तो देखिए मुख्य अक्ष है, इस अक्ष के समांतर ये किरण जा रही है तो परावर्तन के पश्चात ये किरण फोकस से होकर गुजर गई। इसी तरह इधर से भी जब ये किरण जा रही है परावर्तन के पश्चात यहाँ से भी ये फोकस से होकर गुजरेगी। याद रखें, जहाँ 2 किरणें मिल जाएंगी वहीं उसका क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब बन जाएगा। तो देखिए प्रतिबिंब फोकस बिंदु पर, कहाँ बना है प्रतिबिंब? फोकस बिंदु पर, बहुत सूक्ष्म है, पॉइंट वाइज है, बिंदु की तरह है, बहुत सूक्ष्म है, या बिंदुवत कह सकते हैं, बिंदु की तरह वास्तविक और उल्टा बनता है। तो ये प्रतिबिंब बना है इसका, यानी जब वस्तु अनंत पर स्थित है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा, छोटा बनेगा, यानी बिंदुवत बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनता है। देखिए दोस्तों दूसरा, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य स्थित हो, यानी जब वस्तु जो है अनंत और वक्रता केंद्र, अनंत इधर कहीं है और वक्रता केंद्र ये है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में जब वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ये हमारी वस्तु है AB हमारी वस्तु है। तो अब वस्तु है मुख्य अक्ष के समांतर किरण खींचते हैं तो ये परावर्तन के पश्चात कहाँ होकर गुजरेगी? फोकस बिंदु से होकर गुजरेगी। और एक किरण को हम गुजारते हैं सेंटर से, यानी केंद्र से, वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण परावर्तन के पश्चात पुनः
उसी दिशा में डायरेक्शन में लौट जाती है, इस दिशा में परावर्तन कोण और अपवर्तन कोण का मान क्या होता है? शून्य होता है। तो देखिए फोकस बिंदु, तो इसका जो प्रतिबिंब अब कहाँ बना है, यानी ये किरण थी मुख्य अक्ष के समांतर जब गई तो परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजर गई, हमने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले। और ये जो किरण वक्रता केंद्र से जा रही है ये लौट के उसी डायरेक्शन में आ जाएगी। तो मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है, जहाँ कम से कम दो किरणें, प्रकाशीय किरणें काटती हैं। तो ये देखिए एक ये काट रही है, एक ये काट रही है, तो ये बन गया प्रतिबिंब। कैसा बना है? उल्टा बना है, वास्तविक है और वस्तु से छोटा है। वही बात है, बस देखो प्रतिबिंब फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के मध्य बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बना है? फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के मध्य बनेगा, वस्तु से छोटा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। सिंपल सी बात है। यानी पहला था कि हमने जो अपनी वस्तु है उसको अनंत पर रखा, तो प्रतिबिंब कहाँ बना? फोकस बिंदु पर बना। और इस बार वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में वस्तु को रखा है, तो प्रतिबिंब कहाँ बना? वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य में बना है। याद करते रहेंगे दोस्तों साथ के साथ। अब देखिए तीसरा, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, जब वस्तु जो है वक्रता केंद्र पर स्थित है, ये वस्तु है, तो ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर किरण गई तो ये परावर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरेगी? फोकस बिंदु से होकर गुजरेगी। और दूसरी किरण को हमने फोकस से गुजारा तो ये परावर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरेगी? समांतर हो जाएगी। यानी ये पहली किरण है वो मुख्य अक्ष के समांतर है तो फोकस से गुजर गई, और दूसरी किरण जब फोकस से गुजारी तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो देखिए इसमें प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? जहाँ दो किरणें काटेंगी, यानी ये इधर से गई परावर्तन के पश्चात ये हो गई, और ये परावर्तन के पश्चात इधर आ गई यहाँ, तो यहाँ कट किया दोनों किरणों ने। तो प्रतिबिंब कहाँ बना? वक्रता केंद्र पर। प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर, वस्तु के बराबर जितनी बड़ी वस्तु थी उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बना है, वास्तविक लेकिन उल्टा बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उल्टा। तो तीन कंडीशन हो चुकी है अब तक। चौथा देखिए दोस्तों, जब वस्तु वक्रता केंद्र C और फोकस के मध्य स्थित हो, यानी वस्तु कहाँ स्थित हो? वक्रता केंद्र C और नहीं, जब वस्तु जो है वक्रता केंद्र C और फोकस के मध्य स्थित हो, यानी C और F के मध्य में वस्तु स्थित है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? देखिए ये वस्तु स्थित है, वस्तु से चलने वाली समांतर किरण, मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण जा रही है वो फोकस से जाएगी, परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजर गई, यानी मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरती हैं। ये किरण फोकस से होकर गुजर गई। अब जो दूसरी किरण है उसको हम वक्रता केंद्र से गुजारेंगे, तो दूसरी किरण वक्रता केंद्र से जब गुजरती है तो परावर्तन के पश्चात वो स्वयं फिर से वक्रता केंद्र की दिशा में चली जाती है, तो ये वक्रता केंद्र की दिशा में चली गई। इन दोनों किरणों ने कहाँ काटा? देखिए पहले ये समांतर गई, समांतर के पश्चात परावर्तन के पश्चात ये फोकस से होकर ये इधर निकल गई, और दूसरी वक्रता केंद्र से गुजरी तो वक्रता केंद्र से यहाँ आ गई, तो ये कट यहाँ किया तो ये बन गया प्रतिबिंब। ओके, तो प्रतिबिंब देखो वस्तु से बड़ा है, उल्टा है, वास्तविक है। वही बात है, देखिए प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य, प्रतिबिंब जो है वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य बना है, वस्तु से बड़ा बना है, वास्तविक और उल्टा बना है। क्लियर है? अगला पांचवा देखेंगे दोस्तों, जब वस्तु फोकस पर स्थित हो, यानी ये वस्तु है ये कहाँ स्थित है? फोकस पर स्थित है, तो फिर से वही कंडीशन दोहराएंगे, यानी मुख्य अक्ष के समांतर यहाँ से किरण खींचेंगे वस्तु से, तो परावर्तन के पश्चात ये किरण फोकस से होकर गुजर जाएगी, और एक किरण को हम वक्रता केंद्र से गुजारेंगे तो परावर्तन के पश्चात भी ये किरण वक्रता केंद्र से गुजर जाएगी। तो इस बार प्रतिबिंब जो है अनंत पर बन रहा है, क्योंकि ये दोनों किरणें पैरेलल जैसी जा रही हैं, तो जो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इसका अनंत पर बनेगा। प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। ठीक है, एक कंडीशन और है इसकी अवतल दर्पण की। देखिए दोस्तों, जब वस्तु फोकस बिंदु F तथा ध्रुव P के मध्य स्थित हो, जब वस्तु कहाँ है? फोकस बिंदु F और ध्रुव P के मध्य स्थित है ये वस्तु, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? उसी तरीके से हमने एक किरण को इसमें तिर्यक गुजारा है, यहाँ से तिर्यक गुजारने पर एक किरण जितने एंगल आपतन होता है उतना ही किरण एंगल परावर्तन बनाती है, यानी कोण I बराबर कोण R। तो जितने एंगल पर ये गई किरण उतने एंगल पर परावर्तन होकर वापस लौट के आ गई।
और इसको आगे बढ़ाया डॉटेड लाइन में, तो इस तरह यहाँ तक बढ़ा दिया। उसके बाद में फिर एक किरण को हमने इसके वक्रता केंद्र से गुजारा, वक्रता केंद्र से गुजारने के बाद ये पुनः उसी डायरेक्शन में लौट के आ जाएगी, लेकिन आगे बढ़ाया तो ये दोनों का जो जॉइंट है यहाँ हुआ, दोनों का मिलन जब यहाँ हुआ तो जहाँ दो किरणें मिल जाती हैं वहीं प्रतिबिंब बन जाता है। तो ये प्रतिबिंब बना यहाँ पर जाके, यानी ये प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बना है, दर्पण के पीछे डॉटेड लाइन में, इसलिए आभासी है और सीधा है। यानी याद रखें जो कंडीशनें हैं हमारी 6 कंडीशन, उसमें केवल एक बार प्रतिबिंब आभासी बना है और एक ही बार सीधा बना है, बाकी सब में वास्तविक और उल्टा बना था। तो ये 6 कंडीशन थी अवतल दर्पण की, यानी दर्पण के पीछे वस्तु से बड़ा, वस्तु इतनी छोटी है और ये प्रतिबिंब इतना बड़ा है, आभासी और सीधा बनेगा। आइए दोस्तों, अवतल दर्पण से जितने प्रतिबिंब बने थे उनको एक लिस्ट में देखते हैं। ये बिंब की स्थिति है, बिंब या वस्तु एक ही बात है। ये प्रतिबिंब की स्थिति है, प्रतिबिंब का साइज है, ये कितना बढ़ेगा, और प्रतिबिंब की प्रकृति है, उल्टा, सीधा, आभासी या वास्तविक कैसा होगा वो इसमें देखेंगे। तो बिंब यानी वस्तु को अनंत पर रखा है पहले, तो अनंत पर जब रखा था तो फोकस पर बना था इसका प्रतिबिंब, अत्यधिक छोटा बना था, अभी देखा था। और जो प्रतिबिंब की जो प्रकृति है वास्तविक और उल्टा, यानी सभी 5 स्थिति, टोटल 6 स्थिति हैं, 6 स्थिति में से 5 स्थितियों में प्रतिबिंब जो है वास्तविक और उल्टा बनेगा। मात्र एक स्थिति लास्ट वाली है, उसमें आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। दूसरा देखिए, जब वस्तु C और अनंत के मध्य है तो जो प्रतिबिंब है वो F और C के मध्य बनेगा, छोटा बनेगा, वही वास्तविक और उल्टा बनेगा। जब C यानी वक्रता केंद्र पर रखेंगे वस्तु को तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनेगा, समान साइज का बनेगा, वही वास्तविक और उल्टा बनेगा। जब प्रतिबिंब यानी जब वस्तु को C व F के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब की स्थिति C वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगी और प्रतिबिंब जो है बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। अब देखिए, जब वस्तु को F पर रखते हैं तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, यानी देखिए जब वस्तु अनंत पर थी तो प्रतिबिंब फोकस पर बना था, अब वस्तु F पर है तो प्रतिबिंब अनंत पर है, उल्टे हैं आपस में, बड़ा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। जब वस्तु P पोल और फोकस बिंदु के बीच होगी तो जो प्रतिबिंब की स्थिति है दर्पण के पीछे बनेगी, बड़ा बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। अब देखिए, हम एक इस डायग्राम से समझ सकते हैं इतनी सारी चीज़ों को याद कैसे रखें, तो इस चित्र से समझते हैं। यानी वस्तु हमारी सबसे पहले अनंत पर रखी जाएगी तो वस्तु इस डायरेक्शन में, आगे की डायरेक्शन में खिसकती जाएगी, और जो हमारा प्रतिबिंब है वो फोकस पे बनेगा, तो प्रतिबिंब को हम पीछे की डायरेक्शन में लेके आएंगे तो चीज़ें क्लियर होंगी। देखिए कैसे, यानी जब वस्तु हमारी अनंत पे है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, और वस्तु को थोड़ा आगे चलाते हैं, यानी वस्तु जब अनंत और केंद्र के बीच में है, अनंत और C के बीच में है, तो वस्तु कहाँ जो प्रतिबिंब है वो कहाँ आ जाएगा, C, F और C के बीच में। फिर से समझें, जब वस्तु अनंत पे है तो प्रतिबिंब F पर बनेगा, और जब वस्तु अनंत और C के बीच में है, यानी वस्तु थोड़ी खिसकी तो प्रतिबिंब भी थोड़ा खिसक आएगा, F और C के बीच बन जाएगा। अब वस्तु, 2 कंडीशन हो गई, तीसरे कंडीशन में वस्तु C पर आ गई, देखिए उधर भी तीसरी कंडीशन में वस्तु C पर है यहाँ, तो तीसरी कंडीशन में वस्तु C पर आ गई तो प्रतिबिंब भी थोड़ा खिसकेगा, प्रतिबिंब भी C पर आ जाएगा। वस्तु यहाँ आ चुकी है, वस्तु खिसकेगी आगे को, प्रतिबिंब खिसकेगा इधर को, तो वस्तु C और F के बीच में आएगी तो प्रतिबिंब C और अनंत के बीच में बनेगा। ये हो गई चौथी कंडीशन। और 5वीं कंडीशन में वस्तु F पर आ जाएगी तो प्रतिबिंब जो है अनंत पर बन जाएगा। छठी कंडीशन में वस्तु और आगे खिसकेगी, F और पोल के मध्य आ जाएगी तो प्रतिबिंब अनंत पर तो बन चुका है, अब अनंत के पीछे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब प्रतिबिंब इधर न बन के इधर बनेगा, यानी दर्पण के पीछे बन जाएगा। यानी कंडीशन क्लियर हुई है। पहली कंडीशन में वस्तु अनंत पर थी तो प्रतिबिंब F पे बना, अब इसको वस्तु को आगे खिसकाएंगे और प्रतिबिंब को इधर लाएंगे तो क्लियर हो जाएंगी ये 6 कंडीशन। सब कंडीशन में वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, केवल एक कंडीशन जो लास्ट वाली है जिसमें प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है उसमें जो है प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनेगा।
देखिए दोस्तों, अवतल दर्पण के दैनिक जीवन में उपयोग, क्या क्या उपयोग हो सकते हैं अवतल दर्पण के दैनिक जीवन में। तो देखिए, पहला है डिश एंटीना में। पहला यूज क्या है इसका? डिश एंटीना, यानी जो डिश होती है हमारे घरों में लगी होती है, उसका जो एंटीना होता है उसमें अवतल दर्पण का यूज किया जाता है, डिश एंटीना में। दूसरी, शेविंग दर्पण मेकअप दर्पण में, यानी जो शेविंग करते हैं मनुष्य उस दर्पण में, और जो मेकअप करती हैं स्त्रियां उस दर्पण में भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नंबर तीसरा है दांतों के डॉक्टर। दांतों के जो डॉक्टर होते हैं, डेंटल जो होते हैं, वो दांतों को देखने के लिए, चूंकि बड़ा करके दिखाता है अवतल दर्पण, तो उसको दांतों को देखने के लिए भी जो दांतों के डॉक्टर होते हैं उसमें भी अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। मोटर गाड़ियों की हेडलाइट जो होती है, आगे वाली लाइट जो होती है, उसमें भी बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, ये मोटर गाड़ियों की हेडलाइट में किस दर्पण का यूज किया जाता है? तो वो अवतल दर्पण है। अगला, टॉर्च में भी अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। मोटर गाड़ियों की जो हेडलाइट है उसमें अवतल दर्पण का यूज किया जाता है, जबकि मोटर गाड़ी या कोई और गाड़ी के जो रियर यानी पीछे के वस्तुओं को देखने के लिए, पीछे के वाहनों को देखने के लिए जो रियर मिरर होता है उसमें उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये, यानी मोटर गाड़ियों की हेडलाइट में अवतल दर्पण, और मोटर गाड़ियों के रियर जो पीछे के वाहनों को देखने के लिए लगाया जाता है उसमें उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। देखिए, अब पढ़ते हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। उत्तल दर्पण के द्वारा कैसे प्रतिबिंब बनते हैं वो देखते हैं। जब वस्तु या बिंब अनंत पर हो, जब वस्तु ये है ये अनंत पर है, अनंत पर है, तो वही कंडीशन, इसके जो मुख्य अक्ष है उसके समांतर हम किरणों को गुजारेंगे, तो मुख्य अक्ष से समांतर किरणें गुजरने वाली किरणें जो है परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरती हैं। क्योंकि ये दर्पण उत्तल है इसलिए इसका जो प्रतिबिंब जो है इधर बनेंगे, ठीक है। तो ये डॉटेड लाइन में है इसलिए जो प्रतिबिंब है ये सब के सब क्या है? आभासी और सीधे बनेंगे इसमें। तो वही बात है इसमें, बस केवल दर्पण के पीछे बनेगा, फोकस बिंदु पर बनेगा, बिंदुवत तथा बिंदुवत आभासी व सीधा बनेगा। क्योंकि ये जो लाइनें हैं मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें फोकस से होकर गुजरती हैं, तो ये दोनों किरणें फोकस से होकर गुजर गई, और जहाँ दो किरणें बनती हैं वही प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर हो तो दर्पण के पीछे बिंदु पर, फोकस बिंदु पर, बिंदुवत आभासी और सीधा बनेगा। दूसरा एक और है उत्तल दर्पण में, जब वस्तु अनंत व ध्रुव के मध्य हो। जब जो वस्तु है ये हमारी अनंत और ध्रुव पोल के मध्य स्थित हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वही फिर से कंडीशन है, यानी ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर जैसे ही किरण को गुजारेंगे तो वो किरण कहाँ से? फोकस से होकर गुजर जाएगी, ये फोकस से होकर गुजरेगी। दूसरी, इसके सेंटर से होके, जब केंद्र से होकर किरण को गुजारेंगे तो वो परावर्तन के पश्चात पुनः वापस उसी माध्यम में लौट जाएगी। तो इन दोनों किरणों का जो टकराव हुआ वो फोकस से पहले यहाँ हो गया, तो ये प्रतिबिंब बन गया। यानी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना, फोकस बिंदु और ध्रुव के मध्य बना, ये फोकस बिंदु है, और ध्रुव इन दोनों के मध्य में ये प्रतिबिंब बना, वस्तु से छोटा, आभासी और सीधा बना। तो ये दो कंडीशन केवल उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की थी। अब देखेंगे उत्तल दर्पण के उपयोग क्या हैं। रोड लाइट, स्ट्रीट लाइन में, लाइट में, यानी जो उत्तल दर्पण है ये किरणों को फैला देता है, इसलिए रोड लाइट में, स्ट्रीट लाइट में इसका उपयोग करते हैं। वाहनों के पश्च दृश्य दर्पणों और साइड दर्पणों के रूप में, जैसे मैंने अभी बताया था कि वाहनों के अगर पीछे का देखना है तो उसमें उत्तल दर्पण लगाते हैं, जबकि जो हेडलाइट वगैरह हैं उनमें हम अवतल दर्पण का यूज करते हैं। तो दोस्तों ये कुछ इसकी कंडीशन थी अवतल और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की, जिन्हें हम अच्छे से याद कर लिए हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, देखिए कैसे। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या को कहते हैं हम कैपिटल आर, 20 सेंटीमीटर है। जो कैपिटल आर है वो कितनी है? 20 सेंटीमीटर है। इसकी फोकस दूरी क्या होगी? यानी कैपिटल आर दी है और फोकस दूरी पूछी है। हमने पिछले वीडियो में एक सूत्र देखा था, आर बराबर, तो पहले जो लिखा होता है, जो दिया होता है उसको लिखते हैं। तो दिया है क्या? वक्रता त्रिज्या आर बराबर 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या दी है। अब हम देखेंगे
हमें पता है, क्या पता है, r बराबर 2f होता है। तो देखिए r का मान कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर बराबर 2f, 2 को इधर धरेंगे, 20/2 बराबर f। तो जो f है हमारी, f बराबर कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। तो इसकी फोकस दूरी कितनी हो गई, 10 सेंटीमीटर आ गई इसकी फोकस दूरी। तो वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो दोस्तों लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।